हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कूल क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है बहमनी साम्राज्य। मध्यकालीन इतिहास की अगर बात की जाए, जब उत्तर भारत में सल्तनत काल, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का शासन था, उसी समय क्या होता है, दक्षिण भारत में दो बड़े नए साम्राज्य उभर कर आते हैं। ठीक है, कृष्णा नदी के नीचे वाला जो भाग था, यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य उभर कर आता है, और कृष्णा नदी के ऊपर वाला जो ये भाग है, यहाँ पर बहमनी साम्राज्य उभर कर आता है। दक्षिण भारत के इस वाले भाग में बहमनी साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, इसको जानने के लिए हम इतिहास में थोड़ा पीछे चले जाते हैं। देखो, उत्तर भारत में जब यहाँ पर सल्तनत काल के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। कब था मोहम्मद बिन तुगलक का शासन? 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक। ठीक है, इस दौरान क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बहुत सारे विद्रोह होते हैं। ठीक है, लगभग 34 विद्रोह होते हैं, और उनमें से जो 27 विद्रोह होते हैं वो दक्षिण भारत में होते हैं। अब इन विद्रोहों का कारण क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान जितनी भी योजनाएं शुरू की, वो अधिकांशतः असफल रही। अब जब असफल रही तो प्रजा और जो अमीर वर्ग के लोग थे, वे मोहम्मद बिन तुगलक के शासन से खुश नहीं थे। इसी क्रम में जो दक्षिण भारत के अमीर वर्ग के लोग थे, वो भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से खुश नहीं थे, और दक्षिण भारत में भी विद्रोह की स्थिति बन गई। अब इन अमीर मुसलमानों ने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करके इन्होंने क्या किया, अपना एक स्वतंत्र नेता चुन दिया, जिसका नाम क्या था, हसन गंगू। ठीक है, हसन गंगू को इन्होंने अपना एक स्वतंत्र नेता चुन दिया, और यहाँ पर हो गई इस प्रकार से बहमनी साम्राज्य की शुरुआत। बहमनी साम्राज्य का जो विस्तार था, वो यहाँ पर बरार से लेकर नीचे कृष्णा नदी के ऊपरी वाले भाग तक था। ठीक है, और कृष्णा नदी के नीचे वाला जो ये भाग था, यहाँ पर था विजयनगर साम्राज्य का शासन। किस चीज़ का? विजयनगर साम्राज्य का शासन। ठीक है, अब विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने विजयनगर साम्राज्य के बारे में नहीं पढ़ा तो ऊपर आई बटन में या तो लिंक मिल जाएगा आपको, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब देखो, बहमनी साम्राज्य को हम पॉइंट वाइज समझने का प्रयास करेंगे। बहमनी साम्राज्य क्या था? एक मुस्लिम साम्राज्य था। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1347 ईस्वी में। ठीक है, इस चीज को आप याद रखें, 1347 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, और किसने की थी? हसन गंगू ने। और एक और बात याद रखें आप, उसका जो बचपन का नाम था वो था जफर खां। कभी कभी पूछा भी जा सकता है, तो इन चीजों को आपको भी याद रखना होगा। ठीक है, हसन गंगू, जफर खां और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, तीनों एक ही शासक के नाम हैं। बहमनी साम्राज्य की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत 18 शासक हुए हैं। ठीक है, और जिन्होंने लगभग 175 वर्षों तक शासन किया। अब इन 18 शासकों के बारे में हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी मुख्य शासक हुए हैं, हम सिर्फ उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बीच में कुछ ऐसे शासक भी हुए हैं जिनका शासनकाल अल्प समय के लिए रहा है, तो उनसे एग्जाम में कोई खास क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले पॉइंट से। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक बात बोल दूं, अगर आप लोग किसी भी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो अपने हाथ में पेन और कॉपी जरूर रखें, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको आप लोग भी नोट करते जाइए। ठीक है, अक्सर होता क्या है कि हम पढ़ते समय एक कान से तो सुनते हैं और दूसरे कान से वो चीज गायब हो जाती है। अगर नोट करके लिखने की आदत होगी तो वो चीज हमें लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक है, हमेशा जब भी पढ़ाई करते हो तो चीजों को नोट करके उसे भी अपने डेली रूटीन में शामिल करो। ठीक है, पहला पॉइंट आता है इसमें, हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य को मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत में स्थापित किया था। अब देखो, मैंने बताया भी था, जब उत्तर भारत में यहाँ पे दिल्ली सल्तनत काल के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। ठीक है, यहाँ पे तो इसके शासनकाल में बहुत विद्रोह होते हैं, और इन्हीं विद्रोह के परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र साम्राज्य, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है, जिसकी स्थापना कौन करता है? हसन गंगू करता है। और इसका बचपन का नाम क्या था? इसका बचपन का नाम था जफर खां। इस चीज को भी आप याद रखें। ठीक है, और जब वो सिंहासन पर बैठता है तो सिंहासन पर किस नाम से बैठता है, किस उपाधि से बैठता है? सिंहासन पर बैठता है वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह से। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगला पॉइंट आता है इसमें, दक्कन में आमिरान ए सादा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप बहमनी साम्राज्य की नींव पड़ी थी। ठीक है, किसके विद्रोह के परिणाम स्वरूप? आमिरान ए सादा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप। अब बात करते हैं अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, इसी का नाम जफर खां भी था और इसी का नाम हसन गंगू भी था। इसका शासनकाल 1347 ईस्वी से 1358 ईस्वी तक था। ठीक है, पहला पॉइंट आता है इसमें,
1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? 1347 ईस्वी में। किसने की थी? हसन गंगू ने। ठीक है, हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला पॉइंट आता है इसमें, हसन गंगू ने 3 अगस्त 1347 ईस्वी को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। नोट करिए आप इस चीज को भी, हसन गंगू किस नाम से सिंहासन पर बैठा? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। अगला पॉइंट आता है इसमें, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के शासनकाल में इसकी राजधानी गुलबर्गा थी। कहाँ थी? गुलबर्गा। गुलबर्गा यहाँ मैप में देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे बीदर था और इसी के नीचे यहाँ पे इसकी राजधानी थी। ये वाला पार्ट गुलबर्गा का पार्ट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बाद में अपनी राजधानी का नाम गुलबर्गा से बदलकर एहसानाबाद कर दिया था। ठीक है, पहले तो उसकी राजधानी का नाम क्या था? गुलबर्गा था, लेकिन बाद में उसने बदल दिया था और क्या रख दिया था? एहसानाबाद। ठीक है, आगे बात करते हैं। बहमनी साम्राज्य की राजभाषा मराठी थी। ठीक है, क्या थी? मराठी थी। विजयनगर साम्राज्य के दौरान हमने पढ़ा था, विजयनगर साम्राज्य की जो राजभाषा थी वो क्या थी? तेलुगु थी, लेकिन बहमनी साम्राज्य की राजभाषा मराठी थी। अगला पॉइंट आता है इसमें, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था। ठीक है, अब वो 4 प्रांत कौन कौन से थे? पहला गुलबर्गा, दूसरा दौलताबाद, तीसरा बरार और चौथा बीदर। ठीक है, अलाउद्दीन बहमन शाह ने क्या किया? अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांटा। ठीक है, पहला गुलबर्गा, दूसरा दौलताबाद, तीसरा बरार और चौथा बीदर। आगे बात करते हैं। बहमन शाह ने अपने साम्राज्य में हिंदुओं से वसूला जाने वाला जजिया कर को बंद करने का आदेश दिया था। ठीक है, किस चीज को? जजिया कर को बंद करने का आदेश दिया था। अब जजिया कर क्या होता है? जजिया कर एक धार्मिक कर होता है जो गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था, अर्थात जो हिंदू समुदाय के लोग थे उनसे जजिया कर वसूला जाता था। लेकिन जब बहमन शाह शासक बना तो इसने अपने शासनकाल के दौरान क्या किया? हिंदू से जो जजिया कर वसूला जाता था इसको बंद कर दिया। आगे बात करते हैं। 11 फरवरी 1358 ईस्वी को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की मृत्यु हो गई। कब? 11 फरवरी 1358 ईस्वी को। और इसी प्रकार से जो बहमनी साम्राज्य का प्रथम शासक था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या जफर खां या हसन गंगू, उसका शासनकाल समाप्त होता है। अब देखो, अगर आपको जानकारी समझ में आ रही है या पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ रही है। और अगर नहीं आ रही है या पढ़ाई का तरीका अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट कर सकूं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के बाद अगला शासक बनता है मोहम्मद शाह प्रथम। ठीक है, और इसका जो शासनकाल था 1358 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक। आगे बात करते हैं। मोहम्मद शाह प्रथम के शासनकाल में ही सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग हुआ था। ठीक है, किस चीज का प्रयोग? बारूद का प्रयोग हुआ था। और बारूद का प्रयोग मोहम्मद शाह ने किसके विरुद्ध किया था? बुक्का प्रथम के विरुद्ध किया था। ठीक है, बुक्का प्रथम विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था, तो इसके विरुद्ध मोहम्मद शाह ने सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया था। अब देखो यहाँ पर थोड़ा आप लोग ध्यान दें, हमने सल्तनत काल के दौरान पढ़ा था 1526 ईस्वी में बाबर भारत आता है। ठीक है, और इस युद्ध में वह भारत में बारूद और तोपों का इस्तेमाल करता है पहली बार। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि मोहम्मद शाह ने भारत में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया। और कब किया? 1358 और 1375 ईस्वी के बीच, क्योंकि इसी के बीच तो इसका शासनकाल था। यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जो बाबर था उसने उत्तर भारत में किया था, ठीक है, बारूद और तोपों का प्रयोग बड़ी मात्रा में किया था, बहुत ज्यादा मात्रा में। लेकिन दक्षिण भारत में किसने किया था? सबसे पहले मोहम्मद शाह ने किया था। हालांकि इसने उतनी बड़ी मात्रा में नहीं किया था, इसने सिर्फ बारूद का प्रयोग किया था। ठीक है, बड़ी बड़ी तोपों और ज्यादा मात्रा में बारूद का प्रयोग सर्वप्रथम बाबर ने ही किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं मोहम्मद शाह द्वितीय की। मोहम्मद शाह द्वितीय का जो शासनकाल था 1378 ईस्वी से 1397 ईस्वी तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ये शासक दिए हैं ये क्रमशः नहीं है, इनके बीच भी कुछ छोटे छोटे शासक हुए जिनका शासनकाल अल्प समय के लिए रहा है, तो उनसे एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। आगे बात करते हैं। मोहम्मद शाह द्वितीय ने शांतिपूर्ण नीति का पालन किया तथा अपने पूरे शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य से एक भी युद्ध नहीं किया। मोहम्मद शाह द्वितीय ने क्या किया? शांतिपूर्ण नीति का पालन किया। ठीक है, इसने अपने शासन व्यवस्था पर ही ज्यादा ध्यान दिया। ठीक है, और उसको मजबूत और सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। और अपने पूरे शासनकाल के दौरान मोहम्मद शाह द्वितीय ने एक बार भी विजयनगर पर युद्ध नहीं किया। इस बात को भी समझने का प्रयास करते हैं हम।
यहाँ पर है ये कृष्णा नदी, ठीक है। इस प्रकार से कृष्णा नदी है। ये नीचे वाला जो ये भाग था ये था विजयनगर साम्राज्य का, ठीक है। और ये ऊपर वाला भाग था यहाँ तक बहमनी साम्राज्य का, ठीक है, बहमनी साम्राज्य का। अब इस कृष्णा नदी की एक सहायक नदी थी, कौन सी नदी? तुंगभद्रा नदी। अब इन दो नदियों के बीच का जो ये दोआब वाला क्षेत्र था, ये क्षेत्र काफी उपजाऊ क्षेत्र हुआ करता था। इस क्षेत्र को बोलते थे रायचूर क्षेत्र, ठीक है। और इसी रायचूर उपजाऊ क्षेत्र के लिए बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में लगातार संघर्ष होता रहता था। बहमनी साम्राज्य चाहता था कि ये वाला क्षेत्र हमारे पास हो और विजयनगर साम्राज्य चाहता था ये वाला क्षेत्र हमारे पास हो, क्योंकि दोनों साम्राज्य इस क्षेत्र को हड़प कर उसमें कृषि करके अच्छी उपज करना चाहते थे, ठीक है। लेकिन होता क्या है, मोहम्मद शाह द्वितीय के शासनकाल में वो एक बार भी विजयनगर साम्राज्य से युद्ध नहीं करता है। आगे बात करते हैं ताज उद्दीन फिरोज के बारे में। इसका जो शासनकाल था 1397 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक, ठीक है। कब से कब तक? 1397 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक। ताज उद्दीन फिरोज बहमनी साम्राज्य के शासकों में सर्वाधिक योग्य शासक था। बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी शासक हुए उनमें से ताज उद्दीन फिरोज सबसे योग्य शासक था। अब किस कारणों से योग्य शासक था इसके बारे में आगे बात करेंगे। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी, तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। फरिश्ता एक इतिहासकार हुए। इनके अनुसार जो ताज उद्दीन फिरोज था वो फारसी, अरबी, तुर्की, तेलुगु, कन्नड़, मराठी आदि भाषाओं का ज्ञाता था। कह सकते हैं कि जो ताज उद्दीन फिरोज था वो एक योग्य शासक के साथ साथ एक विद्वान शासक भी था, ठीक है। आगे बात करते हैं। ताज उद्दीन फिरोज ने भीमा नदी के तट पर एक नए नगर फिरोजाबाद या फिरोज शाह की स्थापना की। कृष्णा नदी की एक सहायक नदी थी भीमा नदी, ठीक है। और इसी के तट पर इसने क्या किया, एक नए नगर फिरोजाबाद या फिरोज शाह की स्थापना की। उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो जब उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत के दौरान फिरोज शाह तुगलक का शासन था तो उसने भी एक नए नगर की स्थापना की थी जिसका नाम क्या था, फिरोजाबाद। लेकिन दक्षिण भारत में जो ताज उद्दीन फिरोज था उसने भीमा नदी के तट पर एक फिरोजाबाद या फिरोज शाह नगर की स्थापना की थी, ठीक है। आगे बात करते हैं। ताज उद्दीन फिरोज के शासनकाल में सोनार की बेटी का चर्चित युद्ध हुआ था, ठीक है। कौन सा युद्ध? सोनार की बेटी का चर्चित युद्ध। यह युद्ध बहमनी साम्राज्य के फिरोज और विजयनगर साम्राज्य के देवराय प्रथम के बीच हुआ था। अब देखो ताज उद्दीन के शासनकाल के दौरान क्या करता है, ताज उद्दीन विजयनगर पर आक्रमण कर देता है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य कृष्णा नदी के ठीक नीचे था तो इस पर आक्रमण कर देता है। और उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? देवराय प्रथम था। अब इस युद्ध में होता क्या है, जो देवराय प्रथम था वो ताज उद्दीन फिरोज से हार जाता है और हारने के पश्चात देवराय प्रथम अपनी बेटी की शादी ताज उद्दीन फिरोज के साथ करवा देता है। और साथ में यहाँ पर जो दोआब क्षेत्र था, रायचूर का दोआब क्षेत्र, इसको भी ताज उद्दीन फिरोज को दहेज के रूप में दे देता है। और इसी युद्ध को सोनार की बेटी का चर्चित युद्ध के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं। इसके बाद अगला शासक बनता है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, ठीक है। इसका जो शासनकाल रहा 1422 ईस्वी से 1436 ईस्वी तक। अब इसने अपने शासनकाल के दौरान कौन कौन से काम किए? इसमें शिहाबुद्दीन अहमद ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की, ठीक है। और उसने बीदर का नया नाम मुहम्मदाबाद रखा, ठीक है। अब देखो जब शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम शासक बना तो उसने क्या किया, जो राजधानी पहले तक गुलबर्गा में थी उसको हटा दिया और कहाँ बना दी नई राजधानी? बीदर में नई राजधानी बना दी। और बीदर का नाम भी चेंज कर दिया और क्या रखा? मुहम्मदाबाद रखा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट करते जाइए। बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत अभी तक जितने भी शासक हुए कहाँ तक? ताज उद्दीन फिरोज तक। तो उनकी राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा थी, ठीक है। लेकिन जब शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम शासक बना तो इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी से हटा दिया और बीदर को राजधानी बना दिया। और फिर बीदर का भी नया नाम रखा मुहम्मदाबाद। अगला पॉइंट आता है इसमें, इतिहास में शिहाबुद्दीन का उल्लेख शाहवली अथवा संत अहमद के नाम से किया जाता है। कहा जाता है कि जो शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम था वो काफी न्यायप्रिय शासक था और उसने अपने शासनकाल के दौरान न्याय व्यवस्था को काफी मजबूत किया हुआ था, ठीक है। तो इसी वजह से उसको शाहवली और संत अहमद के नाम से जाना गया है। उसके बाद अगला शासक बनता है अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, ठीक है। और इसका जो शासनकाल रहा 1436 ईस्वी से 1458 ईस्वी तक। इसके शासनकाल के दौरान हमें एक पॉइंट याद रखना है, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के काल में ईरानी निवासी
महमूद गवां का उत्कर्ष हुआ। ठीक है, महमूद गवां कौन था? ये एक पश्चिमी व्यापारी था या पश्चिमी यात्री था जो व्यापार की दृष्टि से भारत में आया था। धीरे धीरे यह बहमनी साम्राज्य के शासकों के संपर्क में आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। मोहम्मद शाह द्वितीय के बाद कुछ शासक और हुए हैं जिनका शासनकाल अल्प समय के लिए रहा है, लेकिन उनसे एग्जाम में प्रश्न नहीं बनते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जो शासनकाल था बहुत छोटा रहा। इसी क्रम में एक शासक हुए हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है, हुमायूं शाह बहमनी। ये वाला हुमायूं मुगल साम्राज्य वाला हुमायूं नहीं था, ये बहमनी साम्राज्य का हुमायूं था। ठीक है, इसका शासनकाल भी कुछ लंबा नहीं रहा, लगभग 3 सालों तक हुमायूं ने शासन किया। और हुमायूं शाह बहमनी के बारे में कहा जाता है कि ये काफी क्रूर, निर्दयी और जालिम शासक था। ठीक है, और इसी वजह से इसको दक्कन का नीरो कहा जाता था। ठीक है, और इसके बाद जो अगला प्रमुख शासक होता है वो होता है अलाउद्दीन महमूद तृतीय। इसका जो शासनकाल था 1463 ईस्वी से 1482 ईस्वी तक। ठीक है, कब से कब तक? 1463 ईस्वी से 1482 ईस्वी तक। अलाउद्दीन मुहम्मद तृतीय के शासनकाल के दौरान 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। ठीक है, अलाउद्दीन मुहम्मद तृतीय के शासनकाल में एक रूसी यात्री आया था जिसका नाम था निकितन। वो कहाँ आया था? बहमनी साम्राज्य में आया था। विजयनगर साम्राज्य के दौरान हमने पढ़ा था बहुत सारे विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य में आते हैं, लेकिन बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत जब अलाउद्दीन मुहम्मद तृतीय का शासनकाल था तो उस समय एक रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य में आता है। आगे बात करते हैं। अलाउद्दीन मुहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अब देखो, जो महमूद गवां व्यापार की दृष्टि से बहमनी साम्राज्य में आया था, उसको अलाउद्दीन मुहम्मद तृतीय ने क्या किया? ख्वाजा जहां की उपाधि दी और अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। महमूद गवां पराक्रमी योद्धा भी था, विद्वान भी और विद्वानों का संरक्षक भी था। कहा जाता है कि बहमनी साम्राज्य को मजबूत करने में महमूद गवां की अहम भूमिका थी। ठीक है, महमूद गवां ने बीदर में एक विद्यालय की स्थापना की। कहाँ पे? बीदर में एक विद्यालय की स्थापना की। और साथ ही साथ महमूद गवां के पत्रों का संग्रह रियाजुल इंसा नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? रियाजुल इंसा नाम से प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं। मुहम्मद तृतीय के शासनकाल में राजद्रोह के आरोप में 1482 ईस्वी को 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवां को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जैसे ही महमूद तृतीय को पता लगता है कि महमूद गवां राजद्रोह की साजिश कर रहा है, तो इसी क्रम में उसको 1482 ईस्वी को फांसी दी जाती है। आगे बात करते हैं। कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, इसको भी नोट करिए आप। जो कलीम उल्लाह था वो बहमनी वंश का अंतिम शासक था। आगे बात करते हैं। बहमनी साम्राज्य में 18 शासक हुए हैं जिन्होंने लगभग 175 वर्षों तक शासन किया है। अब देखो, बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत जो भी 18 शासक हुए हैं उनमें से अधिकांश शासकों का जो शासनकाल रहा वो अल्प समय के लिए रहा, तो उनसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आगे बात करते हैं। कलीम उल्लाह की मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ गया। कलीम उल्लाह क्या था? बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें पहला आता है बरार। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे? फतेह उल्लाह इमाद शाह। और इसने किस राजवंश की शुरुआत की? इमाद शाही। ठीक है, उसके बाद अगला आता है बीजापुर। इसका संस्थापक कौन था? यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, और इसका राजवंश कौन सा था? आदिल शाही राजवंश। तीसरा आता है इसमें अहमदनगर। और अहमदनगर राज्य की स्थापना किसने की? मलिक अहमद ने। ठीक है, और किस राजवंश की शुरुआत की इसने? निजाम शाही। चौथा आता है इसमें गोलकुंडा, और इसका संस्थापक कुली कुतुब शाह था। ठीक है, और इसने किस राजवंश की शुरुआत की? कुतुब शाही। पांचवा और लास्ट आता है बीदर। इसका संस्थापक था आमिर अली वरीद। ठीक है, और इसने किस वंश की शुरुआत की? वरीद शाही वंश की। अब मानचित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जो ये वाला ये पूरा भाग था, ये था बहमनी साम्राज्य का भाग। ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पर थी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के ठीक नीचे ये था विजयनगर साम्राज्य। अब होता क्या है, जो बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था कलीम उल्लाह, उसकी मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य का जो ये वाला भाग था ये अलग अलग भागों में बढ़ जाता है और 5 स्वतंत्र राज्य बन जाते हैं। इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पे बरार, यहाँ पर अहमदनगर, यहाँ पर बीजापुर, यहाँ पर गोलकुंडा और यहाँ बीच में बीदर। ठीक है, ये 5 स्वतंत्र राज्य बन जाते हैं बहमनी साम्राज्य के। अब जो ये बहमनी साम्राज्य के जो ये 5 स्वतंत्र राज्य थे, इनमें से सबसे पहले बरार अलग होता है। ठीक है, जो सबसे पहले अलग होने वाला राज्य है वो कौन है?
बरार होता है सबसे पहले अलग। अब जो ये बहमनी साम्राज्य के 5 स्वतंत्र राज्य थे, इनमें साम्राज्य विस्तार के लिए आपस में ही संघर्ष होता है। ठीक है, ये चाहता है कि मेरा साम्राज्य यहाँ तक हो, ये वाला चाहता है कि मेरा साम्राज्य यहाँ तक हो। लेकिन मुख्य रूप से इन सबका सबसे बड़ा शत्रु कौन था? विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, जो अपने साम्राज्य का विस्तार बड़ी तेजी से कर रहा था। अब होता क्या है, बहमनी साम्राज्य के 4 प्रांत मिलकर एक संघ बना देते हैं और इस संघ का नेतृत्व कौन करता है? अली आदिल शाह करता है। ये 4 प्रांत बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ये 4 प्रांत मिलकर विजयनगर पर युद्ध करने की रणनीति बनाते हैं। ठीक है, इसमें बरार शामिल नहीं होता है। अब बरार शामिल क्यों नहीं होता है? क्योंकि बरार और गोलकुंडा के बीच आपसी संबंध अच्छे नहीं थे, लगातार इनमें संघर्ष की स्थिति थी। इस वजह से जो बरार राज्य था ये इस युद्ध में शामिल नहीं होता है और ये 4 राज्य एक संघ बनाते हैं। इसका नेतृत्व कौन करता है? अली आदिल शाह। अब देखो 1565 ईस्वी में क्या होता है, जो ये 4 स्वतंत्र राज्यों का संघ बना हुआ था ये मिलकर विजयनगर पर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, और इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तालिकोटा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध को इतिहास में और नामों से भी जाना जाता है, जैसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, बन्नीहट्टी का युद्ध। जो ये तालिकोटा का युद्ध हुआ था ये हुआ था 1565 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ था? जो ये 4 राज्यों का संघ बना हुआ था, इन 4 राज्यों और विजयनगर साम्राज्य के मध्य। ठीक है, और इसमें विजयनगर साम्राज्य की पराजय हो जाती है और इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। एक और बात आप याद रखें, जब तालिकोटा का युद्ध हुआ था उस समय तालिकोटा के युद्ध का नेतृत्व विजयनगर साम्राज्य से राम राय कर रहा था। ठीक है, कौन? राम राय। और इन 4 संघों का नेतृत्व कौन कर रहा था? अली आदिल शाह। अब इसके पश्चात भी जो ये स्वतंत्र राज्य थे बहमनी साम्राज्य के, इनमें साम्राज्य के लिए लगातार संघर्ष होता रहता है। ठीक है, और इसी क्रम में 1574 ईस्वी में बरार को अहमदनगर जीत लेता है और बीदर को 1619 ईस्वी में बीजापुर जीत लेता है। ठीक है, अब देखो उत्तर भारत में उस समय यहाँ पर मुगल साम्राज्य का शासन था। ठीक है, और उसी समय अकबर क्या करता है? दक्षिण का अभियान करता है और अहमदनगर के अधिकांश भाग को जीत लेता है। हालांकि बाद में शाहजहां के आते आते अहमदनगर का जो पूरा भाग था उसको मुगल साम्राज्य में मिला दिया जाता है। अब बीजापुर की बात की जाए तो लगभग 1510 ईस्वी के आसपास पुर्तगाली गोवा पर आक्रमण करते हैं और कुछ भाग पर अपना अधिकार कर लेते हैं। लेकिन बाद में मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान जब औरंगजेब का शासनकाल था तो वो क्या करता है? बीजापुर और गोलकुंडा इन दोनों को भी मुगल साम्राज्य में मिला देता है लगभग 1685 के आसपास। ठीक है, और इस प्रकार से बहमनी साम्राज्य का जो ये वाला भाग था ये मुगल साम्राज्य में विलीन हो जाता है, अर्थात मिल जाता है। और अब आगे हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। अभी तक मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्रम में हम पढ़ चुके हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण कैसे हुआ, उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बारे में, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य और अभी आज हमने पढ़ा बहमनी साम्राज्य के बारे में। अगर आप लोग भी इसी तरह क्रम वाइज अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को यह जानकारी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की अगर बात की जाए तो यदि आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता लग सके कि आपको जानकारी समझ में आ रही है। और यदि आपको जानकारी समझ में नहीं आ रही है या पढ़ाई का तरीका अच्छा नहीं लग रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि उसमें सुधार करके मैं आप लोगों के सामने अच्छे से प्रस्तुत कर सकूं। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं लगातार ऐसी ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।